हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूगो ग्रेसियस द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार ह्यूगो ग्रेसियस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने 1625 में अपनी पुस्तक ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस में अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विचार दिए हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि स्वतंत्र देशों के संबंधों के संचालन के लिए तथा पारस्परिक विवादों के निपटारे के लिए लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार राष्ट्र राज्यों के व्यवहार से विकसित परंपराओं व प्रथाओं, देशों के बीच होने वाली संधियां, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। यूटोपियन समाज एक कल्पनाशील आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। आधुनिक समाजवाद के प्रारंभिक विचारकों को कल्पनालोकीय समाजवाद का विचारक कहा जाता है, जिसमें रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, साइमन आदि शामिल है। रॉबर्ट ओवन को कल्पनालोकीय समाजवाद का जनक माना जाता है, जबकि यूटोपिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1516 ईस्वी में अंग्रेज लेखक व दार्शनिक सर थॉमस मोर ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के कारण स्थगित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस कर्मियों के साथ भिड़ गए, जिसमें 3 नागरिक समेत 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी, जो कि हिंसा के घोर विरोधी थे, उन्होंने इस हिंसक घटना के परिणाम स्वरूप आंदोलन बंद करने का निर्णय किया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विश्व बैंक की स्थापना का तत्कालिक उद्देश्य मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान में पुनर्निर्माण के लिए वित्त पोषण करना था। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। इसने 1946 ईस्वी से काम करना शुरू कर दिया था। इसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में यह बैंक तीसरी दुनिया के देशों की मदद करने के लिए उन्हें ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में जब जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल में सिविल और आपराधिक न्यायालयों को अलग कर दिया था।
लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक था। इन्हीं के समय 1909 में भारत परिषद अधिनियम भी पारित किया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के संबंध में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा में से एक है इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। विकास प्रशासन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी ने 1955 में अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था। जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स है। एडवर्ड विडनर विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार हैं। इन्होंने माध्यम से ज़्यादा लक्ष्य पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत की। नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। साधारण बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। संसद के साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 136। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। ये रीट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी होता है। रीट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डाइसी द्वारा। कानून के शासन का सिद्धांत ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइसी ने दिया। A.V. डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलोबी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन विलोबी का है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। संप्रभुता के 5 लक्षण है: पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, अस्थायित्व और अविभाज्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की। सामान्य लोगों की भाषा में वे शुल्कपोश थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था।
खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पख्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में संचालित ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक समूह के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। बहुसंस्कृतिवाद पहचान था अस्मिता की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जहां प्रत्येक संस्कृति या समूह की विशिष्ट पहचान, रीति रिवाजों, मान्यताओं, भाषा व साहित्य को सम्मान दिया जाता है। बहुसंस्कृतिवाद में अप्रवासियों, जातीय, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों, अश्वेतों, मूलवासियों, समलैंगिकों के लिए समान अधिकार, विशिष्ट अधिकार, गरिमा व पहचान की मांग की जाती है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को। निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रख सकता है कि वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्व अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पोस्ट कोर्ब में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित गतिविधियां पोस्ट कोर्ब में शामिल हैं: योजना बनाना, आयोजन, कार्यकारी समूह बनाना, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना और बजट बनाना। इन तीनों में से केवल बजट बनाना ही इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, GDH कोल ने। GDH कोल को श्रेणी समाजवाद का जनक माना जाता है। श्रेणी समाजवाद ने समाजवाद के उत्तम गुणों को पुरानी श्रेणी व्यवस्था के साथ मिलाने की कोशिश की। श्रेणी समाजवाद ने वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार को स्वीकार कर लिया। इसने मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन की मांग करते हुए उद्योगों पर कामगार श्रेणियों के नियंत्रण की वकालत की। अगला प्रश्न है, नाजीवाद में लेबेनस्ट्रॉम की अवधारणा किससे जुड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र से। नाजीवाद में लेबेनस्ट्रॉम की अवधारणा क्षेत्र से जुड़ी है। लेबेनस्ट्रॉम का सिद्धांत विस्तारवादी नीति का सिद्धांत है। हिटलर ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक मीन कैम्फ में स्थान दिया और इसे अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया। हिटलर का मत था कि जो राष्ट्र अपना विस्तार नहीं करता वह जीर्ण होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल संबंधित थे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह से। सरदार पटेल का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी। फूले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों का समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर नहीं देती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महत्व पर। वह पद्धति जिसके अंतर्गत वस्तु, स्थिति या तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनमें परस्पर संबंध का पता लगाने का प्रयास करते हैं। अतः यह तथ्यों के निरीक्षण और नियमों के अन्वेषण का क्षेत्र है। इसका ध्येय वस्तु स्थिति के बारे में विश्वस्त ज्ञान अर्जित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सभी आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा की गई थी। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से लेकर 51 तक हुआ था। हैदराबाद के निजाम के निरंकुश शासन द्वारा संरक्षित दमनकारी जमींदारी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों का सशस्त्र विद्रोह था। अगला प्रश्न है, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत सामाजिक न्याय स्थापित करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक ही सीमित न होकर संपूर्ण मानव समाज के हितों के पोषक है। राज्य ही वह संस्था है जो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके सामान्य कल्याण में वृद्धि करता है। उदारवाद समान अधिकारों और हकों के लिए एक उदार प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। उदारवाद लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देता है। अगला प्रश्न है, रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफी हद तक प्रभावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स को। रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने कार्ल मार्क्स को काफी हद तक प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिनायकवादी राज्य। नाजीवाद में सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। वे सिर्फ जर्मन आर्य को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में सभी के साथ समानता पर बल दिया जाता था। नाजीवादी व्यवस्था अधिनायकवादी व्यवस्था पर बल देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स ब्राइस।
जेम्स ब्राइस का संबंध संस्थागत दृष्टिकोण से है। तुलनात्मक राजनीति का संस्थापक उपागम इसके कानूनी औपचारिक उपागम के साथ निकट से जुड़ा है। संस्थागत उपागम के अंतर्गत शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के संगठन और भूमिका पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीली। सीली का कथन है कि स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुम्पीटर द्वारा। शुम्पीटर ने शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेटों की। फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप अधिनायकवादी सरकार है। यह उदार लोकतंत्र का विरोध करता है और एकदलीय सरकारों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संचयी मतदान। संचयी मतदान मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती हैं, पार्टी अनुशासनहीनता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने की अधिक संभावना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के निर्वाचित होने की अधिक संभावना रहती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जन्मदाता थॉमस हेयर हैं, जिन्होंने द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नामक लेख लिखा। इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लूट या स्पॉइल्स प्रणाली। चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा लूट या स्पॉइल प्रणाली कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है वापस बुलाना या रिकॉल, पहल या इनिशिएटिव और जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है। अगला प्रश्न है, शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निरस्त्रीकरण योजना थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइजनहावर। शांति के लिए परमाणु का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने 8 दिसंबर 1953 को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान दिया। अगला प्रश्न है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस फुकुयामा।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पक्ष जुटाव या लॉबिइंग। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक पक्ष जुटाव या लॉबिंग है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।